जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHIC 134 यानी जो भारत का इतिहास है आपका 1707 से 1950 तक, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने जब ये पहले एग्ज़ाम आया था जुलाई में जनवरी में जब, तो इस पर लगभग 10-12 वीडियो बना रखी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उन्हीं को मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में यहाँ पर इस बार मैं सिर्फ एक वीडियो बनाने वाला हूँ BHIC 134 की, लेकिन इस वीडियो में 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें से 2-3 क्वेश्चन या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आने की आपकी संभावनाएं हैं और हो सकता है इनसे भी ज़्यादा लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके आ जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सीधे आपके सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं वहाँ से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो ये काफ़ी बार रिपीट होते आए हैं। ठीक है, तो ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन 10 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और जो कि बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टू द पॉइंट बात होंगी। हर एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल में एनालाइज किया जाएगा, साथ ही उसके पॉइंट्स सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा भी लंबी नहीं होगी, 30 मिनट की या 40 मिनट की हो सकती है, लेकिन एक कंप्लीट सिलेबस के बारे में और पूरे सिलेबस से जो सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो निकाल कर आपके सामने रखने की बातचीत यहाँ पर होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें नीड है, जिनकी प्रिपरेशन कुछ नहीं है, वो आप यहाँ से उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचा सकते हो। वो इसको देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस पर मैंने BHIC 134 की लगभग 10-12 वीडियो पहले भी बना रखी हैं, उनको भी देख लीजिएगा। अगर ये 12-13 वीडियो आप देख लेते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी हो जाने वाली है, क्योंकि एक लंबी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त क्या है, और विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करें। देखिए, BHIC 134 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। देखिए, पहला ये जो सब्जेक्ट है ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1950 तक। ठीक है, शायद 1750 है, 1750 से लेकर 1950 तक। ठीक है, यानी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है कि स्थायी बंदोबस्त क्या है, इसको विस्तृत रूप से इसका वर्णन कीजिए। हो सकता है एज इट इज़ आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ज़मीन से ज़्यादा, जो भी ज़मीनें उनके अंडर में थी, उनसे ज़्यादा मात्रा में कर का जो है वसूली हो, और इस कर को वह पूर्ण रूप से स्थायी करना चाहती थी। यानी कि एक तरीके से स्थायी, यानी कि मतलब लगातार आता रहे। ठीक है, स्थायी हो, अस्थायी ना हो कि भाई इस साल आया या इस सब महीने आया और अगले महीने नहीं आएगा, या इस साल आया अगले साल नहीं आएगा, कुछ पता नहीं। यानी उसको परमानेंट चाहती थी कि परमानेंट वो हमारा इनकम ऑफ सोर्स बना रहे और आती रहे वहाँ से इनकम हमें। ठीक है, इसलिए उन्होंने टैक्स इकट्ठा करने के लिए अनेक भू राजस्व प्रणाली को सामने लेकर आए। यानी विभिन्न उन्होंने भू राजस्व प्रणाली, जैसे कि रैयतवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी, इस तरीके से एक और थी, क्या बोलते हैं उसको, इसी तरीके से मतलब 3-4 जो महत्वपूर्ण थी, जो कर वसूलने में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी, योजनाएं थी, वो सामने लेकर आए। नई नई प्रणालियां सामने लेकर आए राजस्व इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, रैयतवाड़ी जिसमें होती है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसी तरीके से महालवाड़ी जिसे मैंने अभी बताया। तो ये प्रमुख थी, ये 3 प्रमुख थी जिन्हें आपको याद करना है, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी। ये 3 जो है महत्वपूर्ण प्रणालियाँ थी, महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी राजस्व इकट्ठा करने की, यानी कि कर को इकट्ठा करने की, जिसे भू राजस्व प्रणाली कहते हैं। अर्थात ज़मीन से कर वसूली करने की। ठीक है, चलिए
स्थायी बंदोबस्त भी एक भू राजस्व प्रणाली है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू की गई थी। देखो, स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली इसमें बताई गई है, सबसे पहले हम स्थायी बंदोबस्त को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त एक प्रणाली थी जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, इसमें आता है, और अगर आप इस चीज़ को लिखते हो तो आपका एक जो आंसर है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचता है, क्योंकि सभी डिटेल आप दे रहे हो कि किसके जब ये लागू की गई थी या किस क्षेत्र में लागू की गई थी, और जब लागू की गई थी तो किस टाइम लागू की गई थी, कौन सा सन था, कौन सा सन आपको याद होना चाहिए। साथ ही उस टाइम जो लॉर्ड था या उस टाइम जो यहाँ पर वायसराय था या जो भी यहाँ का शासक था, अंग्रेजी प्यादा था, वो कौन था। ठीक है, तो उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ के वायसराय थे। 1793 को लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त पूर्ण रूप से स्थायी भू राजस्व प्रणाली थी, यानी कि परमानेंट सेटल एक तरीके से किया गया था, जो मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। इसका एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि इस भू राजस्व प्रणाली के द्वारा अधिक से अधिक जो है कर का वसूलना। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, इसमें क्या था, एक लिमिट सेट कर दी गई थी कि इतना आपको कर हर साल देना है और आगे हम इसको जो मात्रा है इसकी बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसको सेट कर देगा कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है, इतना हम जितनी ज़मीन है उस हिसाब से वो सेट करते थे और उतना आपको देना होगा। चलिए, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ज़मींदार भूमि के स्वामी होते थे। उनका कार्य होता था वह उनका कार्य करता था। ठीक है, स्वामी होते थे, उनका कार्य करता था, वह सभी किसानों से अधिक कर वसूलते थे। यानी ज़मींदार लोग इसमें बनाए गए, जो कर वसूलने की जिम्मेदारी थी वो ज़मींदारों को दी गई। यानी ये ज़मींदार हैं और फिर ये नीचे जो है किसानों से कर वसूलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रणाली थी स्थायी बंदोबस्त। ज़मींदारों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में जमा करना होता था, वो जो कर इकट्ठा करते थे वो। देखिए, इसमें बेसिकली क्या था, ज़मींदारों को सेट किया गया था जिनका पहले प्रभाव था किसानों पर, जिनकी ज़मीनें बड़ी मात्राएं में थी, ये किसान हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये किसान तबका होगा। तो किसानों पर क्या था कि किसानों से कर वसूलने की जो जिम्मेदारी है वो ज़मींदार को दी गई। स्थायी बंदोबस्त में 1793 में इसको स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम के यहाँ पर शासक थे, या जिनके द्वारा इसको यहाँ पर शुरू किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि एक लिमिट सेट कर दी गई थी। हर एक ज़मींदार के अंडर में जितनी भी ज़मीन आती थी उसको सेट कर दिया गया था कि आपके अंडर में इतनी ज़मीन आती है तो आप हर साल हमें इतना जो है कर इकट्ठा कर कर देंगे। यदि वो ज़मींदार उसमें सक्षम नहीं हो पाता था या जो कर की अदायगी है समय पर नहीं कर पाता था, तो ऐसे में उस ज़मींदार से ज़मीन के जो अधिकार हैं या ज़मींदारी उसकी छीन ली जाती थी और दूसरों को फिर बेच दी जाती थी। दूसरे ज़मींदारों से पैसे लेकर उनको बेच दी जाती थी। इस तरीके से होता था। ठीक है, यानी कर जो समय पर और पूरा पहुंचाएगा वो ज़मींदार बना रहेगा और जो नहीं पहुंचाएगा उसको हटा दिया जाएगा। ये व्यवस्था इन्होंने अपनाई। चलिए इसमें आगे देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए स्थायी बंदोबस्त ऐसा भू राजस्व प्रणाली है, ऐसी भू राजस्व प्रणाली थे जिसमें कर निश्चित कर देगा। तो जैसे मैंने अभी बताया, कर एक लिमिट सेट कर दी गई थी, निश्चित कर था। जैसे मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए बता दिया गया है या 50,000 कर दिया गया है कि आप पूरी अपनी ज़मींदार को कह दिया गया है कि आप 50,000 हमें हर साल कर अदा करेंगे, क्योंकि आपके उनके अंडर में जितनी ज़मीन है वो वहाँ से कर की जो वसूली है वो 50,000 हो सकती है। तो इस तरीके से लिमिट सेट की गई थी। उतना ही टैक्स किसानों का एक निर्धारित समय में देना होगा। वो ज़मींदार अपना आप खुद देख लेता, नीचे स्तर पर किस किस किसान को कितना देना होता था, उसको सारी जानकारी दे दी जाती थी कि यहाँ से इतना हो सकता है तो आप इतना इन किसानों से लीजिएगा। इस भू राजस्व प्रणाली में भूमि का मालिक ज़मींदार होता था। जो मालिक होता था भूमि का वो ज़मींदार होता, किसान एक तरीके से उसकी भूमि पर काम करते थे। ठीक है, जिनका काम था कि वे अधिक से अधिक कर किसानों से वसूले और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजकोष है उसमें जमा करें। स्थायी बंदोबस्त के लागू होने पर यह लाभ हुआ कि किसान मन लगाकर खेती में काम करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि खेती से होने वाले लाभ को वह खुद इकट्ठा करते थे। यानी देखिए क्या होता था,
मान लीजिए खेती है, अब ये है किसान। अब इसको कहा गया है कि आप इस यहाँ से हमें 5 बोरी जो है अनाज दोगे, तो ये 5 बोरी उसके हिसाब उसके रूप में ले जाता था उनसे कर। ठीक है, यहाँ से ज़मींदार ने कहा कि आप 5 बोरी हमें इस ज़मीन से अ, अनाज दोगे, एग्जाम्पल्स के तौर पे मान ली। अब किसान मेहनत लगाकर काम करेगा, और अगर उसने 6 बोरी या 7 बोरी यहाँ से उपज जो है या फसल जो है उगा ली है, तो उसकी वो 2 बोरी हैं उसकी बच जाती हैं। इस तरीके से ये विशेषता मानी जाती है इसकी। ठीक है, किसान जो है इस तरीके से मन लगाकर काम करता था कि जो अतिरिक्त जो फसल होगी वो उसकी हो जाती थी, उसको जो देना ऊपर था वो सेट था कि इतना ही देना है। स्थायी बंदोबस्त के आने से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई, यहाँ तक कि उद्योग धंधों का पर भी इसका विकास के रूप में प्रभाव पड़ा। जमींदारों को कुल एकत्रित किए गए कर का 10/11 भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजकोष में जमा करना होता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिर्फ स्थायी बंदोबस्त के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताया गया है। और वैसे देखिए, अब एक तरीके से समरी कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन की, थोड़ा सा मैं आपको और समझाने वाला हूँ जो आपको कंप्लीट कर देगा हर चीज़ से। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, 1 मिनट। देखिए 3 तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो महत्वपूर्ण थी: ज़मींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, सॉरी, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी, और एक और थी, कौन सी थी देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त के बारे में चर्चा की। स्थायी बंदोबस्त में क्या था, 1793 में लागू हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम के यहाँ के शासक थे जिनके द्वारा इसको लागू किया गया। ठीक है, साथ ही इसमें क्या था कि ज़मीन का जो अधिकार था, ज़मीन के जो मालिक थे वो कौन थे, ज़मींदार। ज़मींदारों को अधिकार दिया गया था, और ज़मींदारों को एक तरीके से बीच का एजेंट बनाया गया था कि वो किसानों से कर वसूलेंगे। ज़मींदारों को एक फैक्ट और है इसमें कि ज़मींदार जो थे उनको 10/11%, 11वां भाग। देखिए यानी अगर मान लीजिए 11 बोरी अनाज कहीं से उगा, या जो ज़मींदार है उसने जो कर है वसूला 11 बोरी अनाज, तो उसको 10 बोरी क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में देना होता था, राजकोष में देना होता था। 1 बोरी वो खुद रखता था, जिसमें वो खर्चा वगैरह या जो कर की अदायगी में, कर वसूलने में जो कर के जो वसूलने में जो खर्चा हुआ है उसको सबको उसी में चीज़ में हैंडल कर लेता था। ठीक है, एक एग्जांपल है। ठीक है, तो 10/11वां भाग, 10/11 से इसको आप याद रखिएगा। साथ ही 1793 और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ज़मींदार इसके प्रमुख महत्वपूर्ण आदमी थे, ज़मींदार और किसान। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम हुए, वर्णन कीजिए। 1 मिनट यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा। चलिए देखिए, ये जो कंप्लीट, यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंप्लीट PDF है पूरी, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। ये जो मुझे क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं या फ्रेंड कह सकते हैं आप, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर किया था, तो तभी मैं इस वीडियो पर इन सभी क्वेश्चनों को पर डिस्कस करने के लिए सक्षम हो पाया। उन्होंने मुझे अवेलेबल कराया, ग्रुप में डाला था, तो वहाँ से मैंने इसको उठाया और PDF बनाकर अब आपके सामने इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। साथ ही टेलीग्राम के अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पर आप जुड़ सकते हो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही गेस्ट पेपर, असाइनमेंट, हर तरह की जानकारी जो आपकी इग्नू से संबंधित है, कब आपके एग्ज़ाम होने हैं, कब डेट आएगी या कब हॉल टिकट, ये सब चीज़ें वहाँ पर टाइम टू टाइम दी जाती हैं, कोई विभिन्न स्टूडेंट्स के द्वारा और मेरे द्वारा भी बताया जाता है। ठीक है, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, और टेलीग्राम का जो दोनों का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही इससे पहले जो मैंने BHIC 134 में जितनी भी वीडियो बनाई हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, बाकी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो सभी चीज़ें कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, BHIC 134 को हम डिस्कस करें। इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं।
असहयोग आंदोलन में के क्या परिणाम हुए, इसका वर्णन करना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो हुआ उसके क्या परिणाम रहे। देखिए, पहला परिणाम, जनता के बीच यहाँ पर टू द पॉइंट बात की गई है, आपको भी टू द पॉइंट लिखना है। बल्कि बाकी आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपको पता है असहयोग आंदोलन महत्वपूर्ण है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले ऑलरेडी कंप्लीट असहयोग आंदोलन कराया है। तो जो मैंने प्लेलिस्ट कराई है उसको आप देखिएगा सबसे पहले। ये तरीका आपका बेस्ट रहेगा प्रिपरेशन करने का, कि जो मैंने पहले कराई हैं 10-12 वीडियो, उसमें कंप्लीट जो यूनिट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने कराए हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पहले, या जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जब आप देखोगे तो मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कराया है। तो पूरी वीडियो वो देखेगा आप, पूरी प्लेलिस्ट, जिससे आपको सभी टॉपिक्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपके डिस्कस हो जाएंगे, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाएंगे। तो फिर आप लगभग 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और आप इसके बेस पर बहुत अच्छे से आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, इस तरीक़े को अपनाएं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। टू द पॉइंट यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो असहयोग आंदोलन के सीधे परिणाम देखते हैं। जनता के बीच उत्तेजना का संचार, पहला जो परिणाम रहा वो जनता के बीच उत्तेजना का संचार हुआ। यानी असहयोग आंदोलन से पहला परिणाम यह हुआ कि सभी भारतीय लोगों के बीच एक उत्तेजना आ गई, और उन्हें विश्वास हो गया कि हम अपने बल पर अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं, अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। ठीक है, एक भावना, एक मोटिवेशन ये लोगों के अंदर आया असहयोग आंदोलन के द्वारा। दूसरा जो परिणाम रहा वो असहयोग आंदोलन से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि यह आंदोलन धीरे धीरे देश के सभी कोनों तक पहुंच गया, और सभी लोगों को विश्वास हो गया कि हमें अंग्रेज़ों का यहाँ से भगाना होगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टेक्स्ट टाइपिंग में, देखिए अब है इसमें। ठीक है, तो एक तरीके से लोगों को विश्वास हो गया कि अब हम जो है अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी जो शासन चल रहा है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि लगभग पूरे देश में फैल चुका था असहयोग आंदोलन। और ऐसे में स्थिति जो है काफ़ी हाथ में थी, वो सोच रहे थे कि अब तो मतलब बेड़ा पार हो जाने वाला है। ठीक है, असहयोग आंदोलन से ये लाभ हुआ कि भारतवासियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना, ये व्यापार है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें भी मिस्टेक किया गया है, व्यापार करना छोड़ दिया, और अपने देश ही की जो वस्तुएं हैं उनको व्यापार में लाने लगे और उनका इस्तेमाल करने लगे। तो एक अपने जो देश में बनी चीज़ें हैं, ये जो देसी वस्तुएं हैं, उनका कहीं ना कहीं उनके प्रति प्रेम आया, उनके प्रति मोटिवेशन आया कि हम अपनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। स्वदेशी जो वस्तुएं हैं, उन स्वदेशी की जो अवधारणा है उसको बढ़ावा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तीसरा जो परिणाम रहा वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का यह भी रहा कि अंग्रेज़ों को विश्वास हो गया कि अब वो ज़्यादा समय तक इस देश पर राज्य नहीं कर सकते, अपना शासन जमाए नहीं रख सकते। अतः हमें एक न एक दिन, उन्होंने सोचा कि हमें एक न एक दिन देश को तो छोड़ना ही है। अंत में एक समय ऐसा आया कि उनको जो है भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को यहाँ पर सबक सिखा दिया गया कि अब वो ज़्यादा समय तक इस देश में, इस क्षेत्र पर राज्य नहीं कर सकते, और जो उनके द्वारा कुकर्म यहाँ पर किए गए हैं, जो यहाँ पर अत्याचार किए गए हैं, वो अब ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, कुछ ही टाइम में। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने देश को आज़ाद कर दिया। असहयोग आंदोलन से परिणाम हुआ कि जनता को विश्वास हो गया कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात जनता भयहीन हो गई। यानी जनता के जो दिल से डर था अंग्रेज़ों के प्रति कि अंग्रेज़ ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब जो है असहयोग आंदोलन के कारण लोग बाग जेल जाने के लिए वो मानने लगे कि बहुत बड़े स्वभाव की बात है, बड़े गर्व की बात है अगर हम जेल जाएं। तो पहले जेल से लोग डरते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी, अंग्रेजी सरकार से डरते थे, अंग्रेजी पुलिस से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ख़त्म होता गया। लोगों के जो दिल से, दिमाग से जो डर था अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी सरकार का, वो ख़त्म हो गया, और वो डट कर सामने खड़े रहे। तो आई होप कि आप समझे होंगे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ों को दिया गया है। धीरे से ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा 1 से 2 बार। जब 2 बार आप वीडियो को देख लोगे तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाने वाली है, वो भी टू द पॉइंट चीज़ों को। आप चाहे तो आप इन्हें लिख सकते हो, चाहे तो आप इन्हें लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो,
और 2 से 3 बार आपको इसको PDF को कंप्लीट पढ़ना भी है, शायद ऐसा साथ ही 1 से 2 बार वीडियो को भी देखना है, क्योंकि चीज़ों को समझना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका संबंधित गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, गांधी और इरविन जो कि उस टाइम के शासक थे या हेड थे यहाँ के कह सकते हो आप, उनके बीच क्या है समझौता हुआ, वार्ता हुई। उसी को गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं। ठीक है, इस समझौते के क्या परिणाम हुए और क्या ये समझौता था, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, पूछा गया है। ठीक है, चलिए 5 मार्च 1931 को गांधी जो महात्मा गांधी जी हैं उनके और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता पारित हुआ, जो आगे चलकर गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित परिणाम निकलकर जो है सामने आए। क्या क्या परिणाम रहे? तो गांधी इरविन समझौता क्या है, इसका आंसर आपको मिल चुका है कि गांधी इरविन समझौता एक समझौता है जो महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ, या इन दोनों के द्वारा आपसी सहयोग से हुआ। साथ ही 5 मार्च 1931 को ये हुआ। इसकी डेट महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। टू द पॉइंट इसको ऐसे एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, 5 मार्च 1931। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या परिणाम रहे, क्या क्या इसमें डिसीजंस लिए गए, क्या क्या इनके बीच में बातचीतें हुई। ठीक है, चलिए देखिए, दांडी मार्च के दौरान जो भी आंदोलनकारी थे उन्हें रिहा कर दिया गया था, कर दिया जाए। पहली जो चीज़ रखी गई, जो पहला डिसीजन निकल कर सामने आया, वो ये आया कि गांधी जी ने इसकी फरमाइश की थी कि दांडी मार्च जो यात्रा की गई थी उसके दौरान जो आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए थे अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उन सभी को रिहा किया जाए। ठीक है, वो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया, और तो इस बेस पर उनको रिहा किया जाए। साथ ही आंदोलन में जितने भी जब्त संपत्ति थी उन्हें पुनः लौटाया जाए, जो भी जब्त किया गया था उसको वापस लौटाया जाए। भारतीयों का फिर से नमक बनाने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है उनको दिया जाए। ठीक है, हाँ सॉरी, ये जो एक डिसीजन क्या कह सकते हैं या इसको परिणाम कह सकते हैं कि एक चीज़ निकल कर आई कि भारतीयों को फिर से नमक बनाने का जो अवसर था वो प्राप्त हुआ। चौथा परिणाम ये रहा कि अब भारतीय शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों के जो दुकानें हैं उनके बाहर धरना देने लगे, उनको लोगों को रोकने लगे कि आप ये चीज़ें मत खरीदिएगा, ये हमारे देश की नहीं हैं या ये ख़राब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को शराब की दुकानों के बाहर और विदेशी वस्त्रों की दुकानों के बाहर भारतीयों को जो धरना प्रदर्शन करने का अधिकार था वो दिया गया, कंप्लीट उनको दिखा दिया गया। वो महिलाएं जो परेशान थी कि जिनके जो हस्बैंड थे वो शराब का सेवन करते थे, तो ऐसे में घर की स्थिति ख़राब थी और महिलाएं खासकर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो महिलाओं को ये अधिकार दिलाया गया। साथ ही बहुत से व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए, बहुत से लोग भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा महिला पुरुष सब ने मिलकर जो विदेशी कपड़ों की दुकान है, विदेशी सामानों की दुकान है, उन पर भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को काफ़ी अधिक मजबूती मिली इससे। ठीक है, यहाँ पर पहली बार ये चीज़ बातचीत निकल कर सामने आई कि अंग्रेजी सरकार ने बराबरी का जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो गांधी जी थे वो गए थे, तो कहीं न कहीं ये बातचीत रही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष और सामने बैठकर जो अंग्रेजी शासन है उसके जो हेड थे या जो उनके प्यादे थे, उन्होंने मिलकर सामने आमने सामने बैठकर बात की गई। तो कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक उसको बड़े लेवल की पार्टी माना गया। तो ये चीज़ सामने निकल कर आती है। अगली जो चीज़ है, शायद इसमें कुछ चीज़ कटी हुई है। चलिए यहाँ पर क्या उल्लेख करूँ, अच्छा मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन तो शायद इसका है नहीं, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। 1857 के विद्रोह के वर्णन को उल्लेख करो, रही तो बड़ी व्यवस्था हो जाए, वर्णन करो। देखिए हाँ, इसको हम सबसे लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सब आप जानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला कारण,
सविनय अवज्ञा आंदोलन इस कारण से हुआ था कि क्योंकि किसानों की दिशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। किसानों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर किसानों को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो अंग्रेजी शासन से, और बहुत ज़्यादा उनको जो है प्रताड़ित किया गया था, नुकसान पहुंचाया गया था, दबाया गया था। कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन असफल होने के कारण भारत के लोगों में एक तरह से निराशा उत्पन्न होने लगी थी, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने इस आंदोलन के प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अगला जो कारण रहा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो ये रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण जो था वो तब भारतवर्ष में आर्थिक मंदी बड़े पैमाने पर फैल गई थी, बढ़ रही थी। सभी वस्तुओं का जो मूल्य था वो बढ़ता जा रहा था और निर्धन व्यक्ति इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। यानी आपको पता ही आज भी ऐसी ही स्थिति है, जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका गरीब लोगों पर, या जिन लोगों के पास धन नहीं है उन पर पड़ता है। तो उस चीज़ को ख़रीद पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो जो चाहते हैं। साथ ही जो रोज़मर्रा की जो सामान है वो तक वो नहीं खरीद पाते। किसानों की दुर्दशा और भी ज़्यादा ख़राब होती गई इससे, क्योंकि उनकी आमदनी तो थी ही नहीं, और ऊपर से जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जमकर जो है भूमिका निभाई और कूद पड़े। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से भारतीयों को काफ़ी निराशा हुई, जिसके कारण उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ दिया, ठीक है, जिसके कारण भारतीयों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ दिया, यानी शुरू किया एक तरीके से। कहीं न कहीं देश में शांति भंग हो चुकी थी, अराजकता तो फैली हुई थी जो कि प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी साथ ही साथ, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना एक ज़रूरी जो है माना गया, और भारतीयों के द्वारा, गांधी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सभी कारण थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ज़रूरत पड़ी, और बड़े स्तर पर इसको जो है सपोर्ट किया गया किसानों के द्वारा और जो निर्धन व्यक्ति थे उनके द्वारा। अब जान लेते हैं असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम रहे, ठीक है। सब ऊपर हमने अभी जाना था कि असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम रहे, इनका वर्णन करना था। अब यहाँ पर हम जानते हैं असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण रहे, यानी परिणाम अलग हैं। यानी सविनय अवज्ञा जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके बाद क्या परिणाम आए, क्या निकल कर जो है चीज़ें आई, क्या उसका आउटपुट आया, क्या उसका फ़ायदा हुआ करने का, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी जान ली हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी थी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन मतलब क्यों शुरू किया गया था, क्या क्या उस टाइम की चीज़ें या किन चीज़ों ने बल दिया कि असहयोग आंदोलन की ज़रूरत पड़ी। देखिए असहयोग आंदोलन यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण रहे। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें पहला है प्रथम विश्व युद्ध। असहयोग आंदोलन में प्रमुख रूप से प्रथम विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रोलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण ये था कि ब्रिटिश ईस्ट सरकार ने एक रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी बोलते हैं, रोलेट एक्ट एक तरीके से काला कानून था, जिसमें बताया गया था, इसमें ये प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को बिना जो है किसी तरीके से इत्तला दिए, बिना सूचना दिए, बिना किसी अपराध किए, सिर्फ शक की बिना पर, सिर्फ अगर ब्रिटिश सैनिकों को या ब्रिटिश सरकार को उस पर शक है कि इस व्यक्ति पर हमें शक है, उसकी बिना पर वो उसको उठा सकते हैं और अनिश्चित काल के लिए जेल में या काल कोठरी में डाल सकते थे। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा बेकार कानून था, काला कानून था। हालांकि भारत में अब भी ये है, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा क्यों इसको भारत में अब भी लिया गया है, तो वो भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। लेकिन उस टाइम जो महत्वपूर्ण उसका वो था, जो लक्ष्य था, वो ब्रिटिश सरकार का गलत था। इस टाइम जो भारत में इसको लिया गया है वो एक अलग लक्ष्य के तहत लिया गया है, लेकिन उस टाइम भारतीयों को दबाने के लिए जो आंदोलनकारी हैं, जो शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए आंदोलन करना चाहते थे, उन पर भी इसको लागू करने की साजिश थी कि अब हम अगर इसको ऐसे इस तरीके के कानून को लाते हैं तो किसी को भी हम शक के आधार पर उठा सकते हैं, जिन्हें हमें पता है कि भाई ये लोग जो है आंदोलनकारी हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उनको शक के बिना बैठा सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें शक है इन पर कि आगे जाकर ये स्थिति को ख़राब करेंगे या व्यवस्था को बिगाड़ेंगे,
या शांति को भंग करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। रॉलेट एक्ट कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक प्रमुख भूमिका रही, क्योंकि उससे आक्रोश काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। बड़ी तादाद में नरसंहार हुआ, लोगों को बहुत बुरी तरीके से निहत्थे, बूढ़ों, बच्चों, औरतों पर गोलियां चलाई गई जनरल डायर के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि वो चाहते थे बस किसी तरीके से इसका बदला लिया जाए, और इस यही कारण रहा कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, चलिए अगला कारण देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए कारण बना कि खिलाफत आंदोलन जो था कि तुर्की के जो खलीफा हैं उनके ख़िलाफ़ जो ब्रिटिश सरकार थी वो कह रही थी कि तुर्की को दो भागों में कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने करा भी ऐसा। वो पहले उन्होंने धोखा दिया प्रथम विश्व युद्ध में। उन्होंने कहा था कि पूरी थोड़ी सी घटना बता देता हूँ क्या हुई थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजी शासन है उन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिया कि अगर हम आप हमारे साथ आते हैं, अपने लोगों को हमारे साथ भेजते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां थी जो थी, बड़े लीडर थे, उनसे बात की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और कहा कि अगर यदि, और गांधी जी ने इस तरीके से कराई भी थी चीज़ें। गांधी जी ने उनका बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया, सपोर्ट किया उनको। उन्होंने देखिए क्या कहा था कि ऐसा कहा था कि जो अगर प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा है अगर उसमें आप हमारी मदद करते हैं तो हम आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, साथ ही बहुत सारी चीज़ें आपको मुहैया कराएंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में आपके लिए रियायत करेंगे और कुछ हद तक आपको छूट देंगे, अधिकार देंगे। इस तरह की बातचीत की गई थी। साथ ही ये भी कहा था कि यदि आप हमारा सहयोग करते हैं तो हम जो है जो अत्याचार हो रहे हैं उसको भी कम करेंगे या ख़त्म कर देंगे। इस तरह की बातचीत की गई थी और स्वतंत्रता से संबंधित भी चीज़ें कही गई थी, अधिकार से संबंधित चीज़ें भी कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उलट किया इसका, जिसमें एक बड़ा प्रभाव पड़ा मुसलमानों पर, क्योंकि मुसलमान के जो खलीफा उस टाइम माने जाते थे, तुर्की के शासक को खलीफा माना जाता था। तो कहीं ना कहीं ये मांग की गई थी कि ऐसा ब्रिटिश सरकार ना करे और तुर्की के ख़िलाफ़ ना जाए, तुर्की को बांटने की कोशिश ना करे। लेकिन उसने इसका वर्गीकरण कर दो भागों में उसको बांट दिया और उस पर जो है पूरी तरीके से वार किया या उसके विरोध में गया। तो ऐसे में स्थिति ख़राब हुई। मुस्लिम जो लोग थे वो आक्रोश में आ गए, गुस्से में आ गए। इसके अलावा जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के बाद बातचीतें कही गई थी कि इस तरीके से हम आपकी मदद करेंगे या इस तरीके से आपको अधिकार या जो छूट देंगे या आपके हित में डिसीजंस लेंगे, वो भी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये सभी इसके कारण बने। ब्रिटिश सरकार को भारत में से मुक्ति, ब्रिटिश सरकार को भारत से मुक्ति, ये क्या है पढ़ रहे हैं हम, इसके कारण पढ़ रहे हैं कि क्या कारण रहे। ब्रिटिश सरकार को भारत से मुक्ति लेनी थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। असहयोग आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख कारण था कि भारत अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत रहकर अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था और भारत नहीं चाहता था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना। भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल भी नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सलाह करे, जो इंडियन लीडर्स थे, इंडियन जो पार्टी थी, उनसे बिना कुछ सहमति लिए, परमिशन लिए, या साथ ही उनसे कुछ किसी भी तरीके से कोई भी उन्हें सलाह नहीं ली, किसी भी डिसीजन में उनको नहीं लिया, और साथ ही बिना पूछताछ के भारत को भी शामिल कर दिया प्रथम विश्व युद्ध में, जबकि भारत का कोई कनेक्शन भी नहीं था। वो भारतीय लोगों को वहाँ पर ले गए, लड़ाने लगे। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भारत को भी उन्होंने ना चाहते हुए शामिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसका भी गुस्सा बहुत ज़्यादा था। तो ये कारण रहे असहयोग आंदोलन के। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो शायद हमने इसको पहले भी पढ़ा है। सविनय आंदोलन सबसे प्रमुख कारण ये था भारतवर्ष में, हाँ ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा आ गया है पेज, इसको माफ़ी चाहूँगा आपसे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह। यहाँ पर थोड़ा सा मैं 1 मिनट का या 2-3 सेकंड का ब्रेक लेना चाहूँगा।
चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो था 1857 के विद्रोह से संबंधित। तो 1857 के विद्रोह के विभिन्न कारण रहे, क्या क्या कारण रहे उनके यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, पहला जो कारण है किसानों का शोषण था। देखो, किसानों का बड़े स्तर पर शोषण हो रहा था। 1857 के विद्रोह के सबसे प्रमुख कारण यह था कि उस समय तत्कालीन समाज में किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उनका जो शोषण था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। विभिन्न प्रकार के अत्याचार उन पर किए जा रहे थे और तरह तरह से उन पर लगान लगाए जा रहे थे और तरह तरह से उन पर कर लगाए जा रहे थे, जो उनकी स्थिति को और ज़्यादा दिन प्रतिदिन खराब करते जा रहे थे। अगला जो रहा सैनिक कारण रहा, जिसके कारण इसको सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। सेनाओं पर अत्याचार, सैनिकों पर, ठीक है, भारतीय सैनिकों पर अत्याचार। इस विद्रोह का यह भी कारण रहा कि भारतीय सैनिकों के ऊपर अंग्रेज काफ़ी अत्याचार करते थे। यहाँ तक कि अंग्रेज, उनके खान पान और वस्त्र अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में निम्न कोटि के होते थे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यह है अंग्रेजी अंग्रेजी सैनिक और यह है भारतीय सैनिक। जिस क्षेत्र में ये काम कर रहा है उस क्षेत्र में ये काम कर रहा है, लेकिन इसको सैलरी ज़्यादा दी जा रही है, इसको सैलरी कम दी जा रही है भारतीय सैनिक को। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय है। इसके अलावा इसकी पोस्ट बढ़ाई जा रही है, इसको प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन वो ये वहीं रहेगा जहाँ से शुरू हुआ, वहीं पर उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसका कभी प्रमोशन नहीं होगा, या होगा तो एक लिमिटेड मात्रा में। इसकी सीमा तय थी कि इस लेवल तक ये प्रमोट होकर जा सकते हैं बस, लेकिन ये बड़े अधिकारी तक जा सकते थे। इनको पूरा अधिकार था कि प्रमोशन लेकर ही ऊपर जाएं, ठीक है। अगर अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा और ऊपर जाएंगे। प्रमोशन मिलने के जो चांस थे वो सबसे ज़्यादा इन्हें थे, इनके बहुत कम चांस थे, या ना के बराबर चांस थे, ठीक है, या नहीं थे। इस तरीके से आप बातचीत कर सकते हो। इसके अलावा इनके जो वस्त्र हैं, इनको जो हथियार दिए गए हैं वो ऐसे थे जो हाथ में ही बहुत सी बार फट जाते, तो उनसे नुकसान होता था। इन निम्न कोटि के और काम चलाऊ हथियार इनको दिए जाते थे। इन्हें अच्छी क्वालिटी के और अच्छे वस्त्र, अच्छी सैलरी, हर तरह की से इन्हें बेहतर चीज़ दी गई थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच भेदभाव हो रहा था। खाना इन्हें अच्छा मिलेगा, इन्हें निम्न कोटि का खाना दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो इस तरह की चीज़ें थी। सबसे बड़ा जो कारण रहा सैनिकों का शामिल होने का, या सैनिक विद्रोह इसको किस लिए कहा जाता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, भारतीय जो सैनिक था, और जिसमें हिंदू, खासकर मैं आपको बता दूं, जो हिंदू सैनिक थे, जो हिंदू लोग थे, उनका ये मान्यता थी कि अगर वो समुद्री व्यापार करेंगे, समुद्री रास्ते से कहीं जाएंगे या समुद्र में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरीके की बातचीत आई, और ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग इनको ले जाते थे दूर दूर, एक स्थान से दूसरे स्थान। साथ ही जो अंग्रेजी जो सिपाही था, सिपाही था, अगर इसको ले जाया जा रहा है दूसरे क्षेत्र में सेना के इसकी सर्विस के लिए, तो इसको अच्छी सैलरी और एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती थी। लेकिन वहीं अगर भारतीय सैनिक को ले जाया जा रहा है, तो इसके लिए मना है, इसके धर्म के आधार पर इसको मना किया गया है, ये मना कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। इसके अलावा उसकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं, सैलरी वही रहती थी। या कभी कभी जब दूसरे क्षेत्र पर इसको ले जाता था, बस उस टाइम इसको सैलरी दी जाती थी, जैसे अगर वापस आया तो फिर सैलरी वही, तो सैलरी घटाई जाती थी। तो ऐसी स्थिति खराब थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि एनफील्ड राइफ़ल उस टाइम लाई गई थी, ठीक है। एक तरीके से एक राइफ़ल थी, नई राइफ़ल आप इसको कह सकते हैं, नई राइफ़ल लाई गई थी, ठीक है। तो राइफ़ल जो लाई गई, उसमें जो कारतूस था वो मुंह से उसको हटा कर, कुछ इस प्रकार की स्थिति थी कि जो कारतूस उसमें भरा जाता था वो मुंह से हटाकर उसमें डाला जाता था। तो एक अफवाह फैली, और उसमें ये सामने आई चीज़ कि जो उसमें देखिए मुसलमान सैनिक भी थी, मुस्लिम सैनिक भी थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें मुस्लिम सैनिक भी थे, वो भारतीय हिंदू सैनिक भी थे। तो दोनों के धर्मों को नुकसान पहुंचा गया। दोनों धर्मों को कहीं न कहीं उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। क्यों? जो कारतूस आया था, एनफील्ड राइफ़ल, जो नई एनफील्ड राइफ़ल आई थी, उसके लिए जो कारतूस आया था, उसमें उसे मुंह से हटाना पड़ता था, जैसे मैंने अभी बताया। उसमें एक समस्या थी, उसमें एक अफवाह फैली कि
जो कारतूस है उसका जो बाहर का छल्ला है जिसको मुंह से हटाया जाता है, जो बाहर की जो परत है जिसे मुंह से हटाया जाता है, वो सूअर की चर्बी से बना है और गाय की चर्बी से बना है। ठीक है, गाय आपके लिए पता है हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र, पूजनीय और माता के रूप में माना जाता है गाय को। हिंदू धर्म में ये स्थिति थी तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और वो समझने लगे कि ये तो हमारा धर्म नष्ट कर रहे हैं, ये तो हमारा धर्म बिल्कुल खतरे में है, बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल। मुस्लिमों के लिए सूअर जो है बहुत ही ज़्यादा नापाक चीज़ और बहुत ही गंदी चीज़ मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं, उनको भी मुंह से लगाना उस चीज़ को जो नापाक मान रहे हैं। और जहाँ वहीं हिंदू जो पूजनीय एक माता के रूप में गाय को मानते हैं, उनकी चर्बी उसकी इस्तेमाल की जा रही है, उसको काटा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति खराब हुई। तो दोनों धर्मों को कहीं न कहीं नष्ट करने की कोशिश की गई। ये एक अफवाह फैली। अब ये अफवाह है सच है, इस चीज़ को मैं नहीं बता सकता, या ना ही मैंने कहीं इसकी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन या बिल्कुल कॉन्फिडेंस इसको नहीं पढ़ा मैंने कभी कहीं भी। सिर्फ यही बताया गया है कि अफवाह फैली थी। ठीक है, कंप्लीट इसके बारे में किसी को नहीं पता, नहीं आज तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि हाँ ये कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है कि वो इन्हीं चीज़ों से बने थे। हो सकता है वो अफवाह भी हो सकता है वो सच भी हो, लेकिन जितना है मैंने आपको बताया। तो इस तरह की बातचीत रही। सेना का जो शामिल होना और सेना के द्वारा एक तरीके से तिल्ली जो लगाई गई थी, जो आग जो सुलगाई गई थी इस जो आंदोलन का जो विद्रोह की, वो सेना के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ से आप समझ सकते हो सबसे बड़ा जो कारण रहा वो सैन्य कारण रहा। राइफल कारतूस जो मैंने अभी बताया कंप्लीट वही है। डलहौजी की राज्य हड़प जो नीति थी, डलहौजी ने राज्य को हड़पने की स्थिति को अपनाया, जो नीति थी उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति और लॉर्ड वेलेस्ली की भी, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली दोनों की राज्य हड़प की नीतियाँ थी, वो कहीं ना कहीं ख़राब रही। जो राजा थे, जो रजवाड़े थे, उनको वो हड़प लेते थे। कहीं पर ये बता देते कि ये शासन सही नहीं कर पा रहे हैं तो हम इनका राज्य हड़प रहे हैं। कहीं पर वो कहते थे कि यहाँ पर अगर किसी के पास किसी राजा का पुत्र नहीं है तो ऐसे में वो राजा जब ख़त्म हो जाएगा या राजा नहीं रहेगा या राजा किस तरीके से मर जाता है तो ऐसी स्थिति में वो राज्य अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह की स्थिति रही। कहीं न कहीं उन्होंने डलहौजी की जो नीति थी उसमें ये चीज़ थी या कि वो क्या करते थे, देखिए मैं यहाँ पर पढ़कर दिखा देता हूँ। डलहौजी की राज्य हड़प नीति 1857 के विद्रोह में डलहौजी की राज्य हड़प नीति भी एक प्रमुख कारण रही, जिसके कारण भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। तो इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं दी गई है, जो मैंने चीज़ें बताई वही आप याद रखिएगा। भारतीयों के साथ इसमें पूरा भेदभाव जैसे मैंने बताया, इसी तरीके से जिस तरीके से सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, इसी तरीके से आम जो लोग थे भारतीय, आप समझ सकते हो उनके साथ क्या, जो लोग उनको सेवा दे रहे हैं अपने, जो लोग उनके काम आ रहे हैं, उनके साथ वो इतना भेदभाव कर रहे हैं, तो जो आम लोग हैं उनके साथ क्या भेदभाव करते होंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, अत्याचार किए जाते थे, कर वसूला जाता था। ठीक है, उनको बड़े स्तर पर जो है बहुत बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता था, खासकर महिलाओं को। ठीक है, जो गरीब लोग थे उनको, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। तो ये सब कारण रहे कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह के 7-8 कारण हैं, महत्वपूर्ण हैं, सीधे सीधे आपको एज इट इज़ रट लेने हैं, इसी तरीके से याद कर लेने हैं। 1857 से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं टिप्पणी करने के लिए आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कंप्लीट, बिल्कुल आने की संभावना है, 80% इसके आने की संभावना है, तो इस पर पूरी पकड़ बनाकर जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन कंप्लीट हमें जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इसको कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है 1 घंटे तक जाए वीडियो, और मुझे लगता है 1 घंटे तक होगी, क्योंकि एंड तो यहाँ पर आ ही गया है, 2 पेज सिर्फ यहाँ पर रह गए हैं। असहयोग आंदोलन के जो निम्नलिखित कारण थे वो ये रहे। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार हैं। असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण रहे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा, बताया भी आपको सारा। रॉलेट एक्ट मैंने कंप्लीट आपको बता ही दिया है। प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति जो मैंने आपको बताई वो ऊपर कंप्लीट बता ही दी है। तो ये 3 कारण कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन के रहे, जिनके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने कंप्लीट ऊपर आपको बताया, पंजाब के अमृतसर में 1922 में। इसको डेट याद रखिएगा, जो चीज़ें में थी वो जनरल डायर के द्वारा जो कराया गया था, सभी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। रॉलेट एक्ट किस तरीके का कानून था, काला कानून था, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में किस तरीके से इन लोगों ने हमें धोखा दिया
और हमें एक तरीके से अंधकार में रखा कि हम आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको छूट देंगे, हम आपको अधिकार देंगे, हम आपको स्वतंत्रताएं देंगे। तो इस तरह की चीज़ बातचीत रही कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऊपर हमने महालवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर रह गई है। महालवाड़ी व्यवस्था मैंने बताई है, प्लेलिस्ट जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं। इस तरीके इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आंदोलन, जो महत्वपूर्ण विद्रोह, सभी आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज मिलेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने स्थायी बंदोबस्त सबसे ऊपर जाना ही था। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मीन से टैक्स वसूलने के लिए अनेक नियम लाए थे, जिसमें मुख्य रूप से स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था थी। इसी भू राजस्व प्रणाली के द्वारा, ये हमने ऊपर चीज़ देख ली है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई थी। उनमें से एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कर वसूलने का ये साधन था, और इसी के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक से अधिक जो है कर को वसूलना चाहती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? रैयत किसे बोलते हैं? रैयत बोलते हैं किसानों को। तो देखिए, ज़मींदारी जो व्यवस्था थी, जो स्थायी बंदोबस्त था, उसको ज़मींदारी व्यवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़मींदार को उसका अधिकारी बनाया गया था। टैक्स वसूलने के लिए जो मेन व्यक्ति था वो जो ज़मींदार था, जिसका काम था कि वो ब्रिटिश सरकार तक कर को पहुंचाए किसानों से लेकर। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत यानी बोलते हैं किसानों को, तो सीधे रैयतों से यहाँ पर संपर्क किया गया। उनकी ज़मीन का निर्धारण करते हुए, मूल्यांकन करते हुए, एनालाइज करते हुए उसको बता दिया गया कि आपसे इतना कर लिया जाएगा और आप जो है हमें कर इतना देंगे। सीधे कर जो है, ये जो है दक्षिणी क्षेत्र में हुई थी, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, जिसमें किसान खुद टैक्स वसूल करके उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में जमा करता था। इसमें स्थायी बंदोबस्त की तरह कोई ज़मींदार नहीं होता था, और वह टैक्सर को वसूल करके उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजकोष में जमा करें, बल्कि यानी कोई ऐसा बीच का व्यक्ति, एजेंट नहीं था जैसे ज़मींदार था कि वो वसूल करेगा और राजकोष में डालेगा। किसान को खुद ही कार्य करना होता था। राजकोष में टैक्स को पे करते थे किसान, खुद से जो है इस चीज़ को करते थे। किसान खुद ही उस भूमि का मालिक होता था। पिछली जो व्यवस्था हमने डिस्कस की थी, स्थायी बंदोबस्त, उसमें जो मालिक कौन था, मालिकाना हक किसे दिया गया था? वो था ज़मींदार को। लेकिन यहाँ पर सीधे बातचीत किससे है? किसानों से, रैयतों से। तो इसी वजह से जो मालिक है वो भी रैयत है, किसान है, जबकि स्थायी बंदोबस्त में किसान नहीं था मालिक, ज़मींदार था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था, देखिए यहाँ पर रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त जो है, दोनों को एक साथ एक तरीके से लिया गया है। दोनों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, एक तरीके से तुलना की गई है, ठीक है, तो आप दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। रैयतवाड़ी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी, यदि कोई किसान किसी का कारणवश कर नहीं चुका पाता तो उसे अपनी भूमि को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देनी पड़ती थी। और स्थिति ऐसी आ गई थी कि किसान का ना दे, यानी क्या है यहाँ पर, देखिए, स्थिति ऐसी आ गई थी कि किसान अगर कोई कर न दे पाता था तो किसान अपने खेत को किसी साहूकार के पास ऋण के तौर पर रख देता था। यहाँ तक कि किसान ऋण न देने पाने की स्थिति में भूमि को वह साहूकार जब्त कर लेता था। तो देखिए स्थिति क्या थी कि इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ज़मींदारों के साथ करते थे ये लोग, कि ज़मींदार जब कर वसूल नहीं कर पाता था या पे नहीं कर पाता था टाइम पर, या पूरा कर नहीं दे पाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन को, कंपनी को, तो ऐसे में उससे ज़मींदारी छीन ली जाती थी। स्थायी बंदोबस्त में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिल्कुल सेम ऐसा ही था, जिसमें मालिकाना हक किसानों को था, रैयतों को था। उनके साथ भी बिल्कुल इसी तरीके से किया जाता था। जो समय फिक्स किया गया था और जो निर्धारित दर थी कर की, उसको फिक्स किया गया था। तो जब वो टाइम पर और पूरा कर पे नहीं कर पाते थे तो ऐसे में उनसे ज़मीन छीन ली जाती थी। तो कभी कभी इसके कारण क्या होता था, इसके डर से किसान लोग क्या करते थे, अगर वो मान लो 15 तारीख है या 22 तारीख है, 20 तारीख जो आपका पेपर है 22 तारीख का, ठीक है, 20 तारीख मान लीजिए कर वसूलने की डेट है, और किसान नहीं कर पाता उस टाइम पे, तो जो साहूकार होते थे, जो जिनसे पैसा उधार लिया जाता था, वो लोग बैठे होते थे मार्केट में, उनसे पैसा वो लेते थे और अपनी ज़मीन उनके पास गिरवी रख देते थे। उनसे पैसा लिया और वहाँ पर कर चुका दिया, इस तरीके से काम होता था। लेकिन जब उनका भी पैसा हुआ और फिर आगे आने वाले टाइम में कंपनी को भी पैसा देना है, दोबारा जो कर का समय आ जाता था, तो ऐसे में किसान तो बेचारा अलग हो जाता था
और उसको ज़मीन उसकी खोनी पड़ती थी अंतिम टाइम में, क्योंकि जो साहूकार था उसका भी उसको जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो ज़मीन हड़प लेता था। तो ऐसी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी किसानों की। रैयतवाड़ी व्यवस्था से एक किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और वह मुख्य रूप से निर्धन होता गया। कितने किसान ने तो खुदकुशी भी की उस टाइम। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसान की स्थिति और भी दयनीय कर दी। कहीं ना कहीं जो स्थायी बंदोबस्त था उससे थोड़ा बहुत सुधार आया, हल्का फुल्का, उसके भी वो भी असफल रही, सफल नहीं रही, लेकिन हल्का फुल्का उससे कह सकते हैं। लेकिन उससे भी बुरी चीज़ थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसमें किसानों को और ज़्यादा जो है नुकसान हुआ और ज़्यादा गरीबी बढ़ती गई। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगली एक वीडियो में और लाऊंगा जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सिर्फ 8 से 10 मिनट की होगी, जिसमें सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैंने कवर कराए हैं वो सभी मैं डालने वाला हूँ। साथ ही अगर आपको लगता है कि जो मैंने पॉइंट नहीं कराए हैं, अगर कोई सा पॉइंट रह जाता है, कोई सा क्वेश्चन रह जाता है, कोई टॉपिक रह जाता है, तो आपको उसको खुद से करना होगा। मेरी जिम्मेदारी आप तक महत्वपूर्ण चीज़ें पहुँचानी। वैसे जो मैं बता देता हूँ आपको, जो चीज़ें मैंने कवर कराई हूँ सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा। तो ज़रूर से सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मैं आप आशा करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।